सभी साथियों को नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। मनोविज्ञान में जो रीट का प्रथम अध्याय है उसकी आज शुरुआत करने जा रहे हैं और उस विषय का प्रथम जो नाम है वो है बाल विकास। अब ये जो शब्द आया है बाल विकास, ये विकास का ही एक पर्याय है कि मनोविज्ञान का ही दूसरा रूप है। इसके बारे में हम एक बार जानना चाहेंगे कि 16वीं शताब्दी के बाद जब मनोविज्ञान अपने आप में एक शास्त्र या विज्ञान बन गया था, तब से लेकर इसकी अनगिनत शाखाएं विकसित हुई और अनगिनत शाखाओं में जो है पहला, जैसे अपन ने देखा था, शिक्षा मनोविज्ञान भी एक शाखा थी जो कि मनोविज्ञान की बातों का या सिद्धांतों का शैक्षिक परिस्थितियों में या विद्यालय की परिस्थितियों में हम अध्ययन करते हैं। तो आज का जो विषय पहला लेने जा रहे हैं वो है बाल विकास। ये भी मनोविज्ञान की ही एक दूसरी शाखा है। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, वैसे ही एक शिक्षा बाल विकास भी एक अलग शाखा है। इसके अंतर्गत जो है बालक का गर्भधारण या बालक जो गर्भ में आता है वहाँ से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी अवस्थाओं, क्रियाकलापों, जितनी भी प्रकार के जो शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एक और बात है दोस्तों कि हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब उसमें जो बात आती है बाल विकास शब्द जुड़ जाता है, तो हालांकि है एक ही शाखा मनोविज्ञान की, लेकिन इसके अंतर्गत जब अध्ययन करेंगे तो वो ये होगा कि बालक क्या गर्भावस्था से आता है तो मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन करेंगे क्या। ये जो अध्ययन है वो विकास की प्रक्रिया है। और जब बाल विकास की बात आ जाती है तो थोड़ा सा उसमें सीमा रेखा आ जाती है। तो आइए दोस्तों, इस बाल विकास के एक एक बारे में, इनके बिंदुओं को बारे में जानना चाहेंगे। और बाल विकास का जो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे अर्थ। बाल विकास और विकास। अब विकास के लिए शब्द जो प्रयोग में लाया जाता है वो क्या है दोस्तों? डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट शब्द जो प्रयोग में ला रहे हैं, तो फिर एक शब्द दूसरा आता है बाल विकास के बाद, अभिवृद्धि। इसके लिए क्या है? ग्रोथ। अब ये दो शब्द हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये एक दूसरे के पर्याय हैं लेकिन भिन्न अर्थों में हम प्रयोग में लेते हैं। इसका अर्थ होता है विकास और इसका अर्थ होता है अभिवृद्धि। विकास, जब ये बात हम शुरू करना जा रहे हैं तो जब बाल विकास इसका अर्थ लेंगे तो पहले हम विकास का अर्थ पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर हम आपको समझाना चाहता हूँ। मनुष्य जब जन्म लेता है, यहाँ इसका जन्म मान लो, और जन्म से लेकर मान लो वो 100 वर्ष तक जीता है या 100 वर्ष से भी अधिक जीता है, वो उसकी आयु है, वो उसके पड़ाव हैं। लेकिन वो माँ के गर्भ में आता है, वो कितने माह रहता है? 9 माह रहता है। अब 9 माह माँ के गर्भ स्थिति में, ये आप कह रहे हो गर्भावस्था। और यहाँ पर मैं बात लिख दूँ, जो 6 वर्ष, ये 12 वर्ष और ये 18 वर्ष, यहाँ पर अलग अलग अवस्थाओं के नाम दे दूँ तो पूरा आपको जिक्र क्लियर हो जाएगा। ये अवस्था मान लो आपकी कौन सी है? शैशवावस्था। ये आपकी कौन सी हो गई? बाल्यावस्था। और ये आपकी कौन सी हो गई? किशोरावस्था। अब ये शैशवा, बाल्या और किशोरावस्था, और ये जो आपकी आती है वो कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर जब विकास शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थ लेंगे, और यहाँ पर बाल विकास का अर्थ लेंगे तो वो भिन्नता आपको क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद जो मैं अभिवृद्धि वाले शब्द का जो है जिक्र करूँगा कि वो कहाँ से कहाँ शुरू होता है। विकास एक सतत और दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के गर्भावस्था से लेकर अंत तक चलती है। इसका मतलब है कि विकास हमारा कहाँ से चलेगा? जब गर्भावस्था में वो जीव आता है और मृत्यु पर्यंत तक। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रक्रिया है वो सारी किसका अंग होगी साथियों? विकास। इसके लिए डी शब्द प्रयोग कर सकता हूँ, डेवलपमेंट वाला शब्द, कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो भी उतार चढ़ाव, जो भी उसमें क्रियाएं होती, प्रक्रियाएं होती हैं,
घटने बढ़ने, दांत गिरना, आना, जो है बाल आना, सफ़ेद होना, गिर जाना, हड्डियों का बनना, उनका जुड़ना, हड्डियां कमज़ोर होना, टूटना, ये सब जो बात आती है वो सब भाग किसके हैं? विकास के। और ये शुरू या गर्भावस्था से लेकर अंत तक चलता है। एक अब जो मैं इसका बाल विकास के बारे में समझाना चाह रहा हूँ कि बाल विकास का अर्थ बताइए सर। जब ये बात आती है तब उसमें बात आती है कि गर्भावस्था से तो शुरू होगा, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा? ये दोस्तों 18 वर्ष तक ही चलेगा। अगर 18 वर्ष तक चलता है तो क्या कहलाएगा? बाल विकास कहलाएगा, क्योंकि शब्द इसके आगे क्या जुड़ गया? बाल। और बालक का विकास 18 वर्ष तक हो जाता है। उसके बाद जो अवस्था आ जाती है वो कौन सी होगी? प्रौढ़ावस्था होगी। तो बाल विकास कहाँ से? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के अंत तक या प्रौढ़ावस्था तक का जो है क्रम, जो भी इसमें उतार चढ़ाव आएंगे वो सारे बाल विकास के हैं। एक और नया शब्द, इसका अर्थ भी साथ में बता देता हूँ। फिर आप कह रहे हो कि सर अभिवृद्धि का भी तो अर्थ बताने वाले थे। बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ दोनों का मैच है, लेकिन इसमें हम बात क्या रखना चाहेंगे और इसमें क्या रखना चाहेंगे वो बताता हूँ। ये आपका बाल विकास हो गया। अब मैं यहाँ से लेकर 18 वर्ष तक वापस चल रहा हूँ। कहाँ से? गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था से लेकर यहाँ तक का जो भी प्रक्रिया चलेगी वो क्या कहलाएगी? अभिवृद्धि होगी। अब सर आप कह रहे हैं कि सर बाल विकास और अभिवृद्धि एक ही है क्या? यहाँ पर थोड़ा सा भिन्नता है। समय एक है। गर्भावस्था से ये भी प्रारंभ हो रहा है और ये भी प्रारंभ हो रहा है। ये भी समाप्त 18 वर्ष तक हो रहा है, ये भी समाप्त 18 वर्ष तक हो रहा है। लेकिन बाल विकास के अंतर्गत जो बात आएगी वो उस बालक के उस समय के गुणों के बारे में बात आती है। उसकी नैतिकता, उसकी सामाजिकता, उसके गुण, उनके व्यवहार को ज़्यादा परखा जाता है। जबकि अभिवृद्धि में जो है उसका शारीरिक या उसका जो भौतिक पक्ष जो है वो देखा जाता है। उसका माप तोल, उसकी इकाई जो भी है वो सब अभिवृद्धि में। बालक का लंबाई में बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, उसके अंग अवयवों की संख्या बढ़ना, अगर उसमें निश्चित भौतिक सत्यापन किया जाता है, परिमाण दर्शाया जाता है, तो वो क्या, कौन सा पक्ष आएगा? अभिवृद्धि आएगी, ग्रोथ आएगा। और अगर उसमें बढ़ते हुए संवेग, बढ़ते हुए नैतिकता, सामाजिकता, मूल्य अगर वो सीखता है तो उस परिप्रेक्ष्य को क्या बोलेंगे? गुण बोलेंगे या बाल विकास बोलेंगे। तो साथियों यहाँ पर ये दोनों बाल विकास और ये अभिवृद्धि दोनों ही किसका अंग है साथियों? ये विकास का अंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि विकास शब्द अलग है, बाल विकास शब्द अलग हैं और अभिवृद्धि शब्द अलग हैं। अब इसको सैद्धांतिक रूप से हम देखना चाहेंगे। उसमें आपको बताऊंगा कि बाल विकास जो है क्या अर्थ लेता है किताबी ज्ञान में, वो दिखाता हूँ। गर्भधारण के बाद बाल विकास की जब बात ले रहे हैं, गर्भधारण जब माँ के गर्भ में आता है के बाद गर्भस्थ शिशु में विवृद्धि क्या शुरू हो जाती है? ग्रोथ शुरू हो जाती है तथा विकास प्रारंभ होता है। दोनों एक जगह से प्रारंभ हो रहा है। प्राणी में विवृद्धि और विकास के चलते रहने से प्राणी में सक्रियता और उसका जीवन चलता रहता है। विवृद्धि और विकास दो अलग अलग प्रत्यय हैं। तो ये विवृद्धि या ग्रोथ जो है किसका अंग है? विकास का ही अंग है। विकास जिसे हम डेवलपमेंट कह रहे हैं ये उसी का एक पार्ट है। जैसे एक पेड़ है और उस पेड़ का एक भाग, तना, डाली या फल हम कहते हैं, तो वो क्या है? विवृद्धि है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि दोनों का चलता गर्भधारण से ही है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक समाप्त हो जाएगा। उसके कुछ नए अपने जो लक्षण होंगे, गुणधर्म होंगे, और इसमें जो विकास है वो आगे और भी चलता जाएगा, उसके लक्षण अलग प्रकट होंगे। तो ये सिद्धांतिक रूप से और समझता हूँ। और किताबी बात या सैद्धांतिक रूप से मैं बताना चाहूँगा, अभिवृद्धि को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रोथ कह रहे हैं। और ग्रोथ जो है इसका क्या अर्थ होता है वो समझाना चाह रहा हूँ। आप ध्यान रखना कौन सा, कि ये जो बिंदु है ये जन्म है और ये मैं 18 वर्ष लिख रहा हूँ, जबकि आयु यहाँ 100 वर्ष तक है।
और मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा जो कि 9 माह की आयु है, और वो कौन सी है? गर्भावस्था। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ तक की जब बात करेंगे ये बात ही क्या बताएगी? अभिवृद्धि वाली बात स्पष्ट होगी। क्या कह रहा है? अब किताबी हिसाब से देखना, अभिवृद्धि से अभिप्राय शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि, मतलब भौतिक पक्ष दर्शाना चाह रहा है जिसका मापन किया जा सकता है, चाहे लंबाई में ले लो, चाहे वजन में ले लो, संख्या में ले लो, परिमाण को दर्शा सके। अभिवृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक होती है। आंतरिक का मतलब है कि अंदर में जो शरीर बढ़ता बनता है वो भी होता है, तथा वातावरण के साथ मानव की अंतःक्रियाओं का क्या है? परिणाम है। मान लो कि उसने संतुलित भोजन किया तो उचित मात्रा में उसके जो है दांत आना, समय पर आना, या जो है संतुलित होने से उसकी जो है अंगों का निर्माण होना उचित रूप से होता है। तो आंतरिक शरीर से बनने के बाद जो बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं वो भौतिक पक्ष से हम नाप तोल सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या होगी? अभिवृद्धि होगी। जैसे मान लो हड्डियों का बनना, कोशिकाओं का बनना, ऊतकों का बनना, जो हमारी ग्रंथियों का निर्माण होना, ये सभी पार्ट कौन से हैं? आंतरिक है। लेकिन उसके बाद जब ये दिखाई देता है तो वो दिखाई देने वाला भौतिक पक्ष कौन सा होगा? वो अभिवृद्धि होगी। आगे चले, अभिवृद्धि का कुछ और पार्ट आपको बताता हूँ। अभिवृद्धि के अंतर्गत जो बातें सम्मिलित की गई हैं वो क्या आती हैं कि मानव अभिवृद्धि मुख्यतः 2 विशेषताएं होती है। क्या? एक तो अभिवृद्धि से मानव की कार्यक्षमता बढ़ती है, जैसे शरीर की हड्डियां, हाथ लंबाई में बढ़ना, उनके जो मुट्ठी खींचना या किसी प्रकार का हलचल करना, उसके कारण है कि उसके शरीर के अंगों के द्वारा क्या होता है? उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। एक अभिवृद्धि से की एक सीमा होती है। सीमा होती है, इसका मतलब कहाँ तक होता है? 18 वर्ष तक। इससे पहले ये जो भी क्रियाकलाप करना है, बनना है, जो भी निर्माण होना है, वो सब कुछ हो जाता है। इससे परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता मनुष्य की जो है, बालक की जो है किशोरावस्था के अंत में आती है, और वो कौन से वर्ष में? 18 वर्ष में किशोरावस्था का अंत कह सकते हैं। ये तो परिपक्वता है। और एक इसके लिए एक नया शब्द और आता है, वो क्या है साथियों? वो आता है कौन सा? प्रौढ़ावस्था तक। प्रौढ़ावस्था तक की जब बात आती है, ये शब्द आता है तो भी एक ही बात है। प्रौढ़ावस्था तक का मतलब प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाते हैं वो बिंदु, और किशोरावस्था का अंत एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीमा 18 वर्ष से पहले, परिपक्वता 18 वर्ष तक, या किशोरावस्था का अंत बताता है। इसका मतलब है कि अभिवृद्धि वहाँ तक ही चलेगी। जो भी गुणधर्म, परिवर्तन, परिमाण, आकार जो भी बनना हो वो सब कुछ यही होगा। तो आगे चलने वाला भाग क्या होगा? वो विकास होगा। अब विकास के अंतर्गत हम किन बातों को लेते हैं? उसके लिए शब्द अंग्रेजी में क्या लेते हैं? डेवलपमेंट। और जबकि हमारा टॉपिक क्या है? बाल विकास है। तो बाल विकास जो है वो अभिवृद्धि के साथ ही चलता है, और उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, और भी आपके इसके बारे में और विवरण बताता चलता हूँ। देखिए, इसको किताबी भाषा में कैसे बताया गया है। किताबों में जो बात बताई गई है उसका तालमेल बिठाते हुए अपनी व्यावहारिक भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि किताबी लैंग्वेज ही परीक्षा में जो है प्रश्न के रूप में आती है। इसलिए आपके साथ में पीपीटी से ये शब्दावली लेके आया हूँ, और इस शब्दावली से हम अपनी व्यावहारिक भाषा को मैच करते हुए चलेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इस बात को इससे मैच कराते हैं। क्या होता है? मानव विकास से तात्पर्य उसकी अभिवृद्धि के साथ साथ, अब देखो दोनों साथ चल रही हैं। अब ये दोनों साथ साथ चल रही है अभिवृद्धि, तो उसकी शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। शरीर भी बढ़ रहा है तो मानसिक परिवर्तन भी हो रहा है, उसके संवेग परिपक्व हो रहे हैं, उसमें मेच्योरिटी आ रही है, उसमें नैतिकता आ रही है, सामाजिकता आ रही है, वो बात आ रही है। मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त होने के बाद रुक जाती है। कहाँ तक रुक जाती है? 18 वर्ष तक। जबकि उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब यहाँ पर बात आती है कि मानसिक व्यवहार तो बन रहा है, बिगड़ रहा है। कहाँ पर? कि मानसिक व्यवहार में तो परिपक्वता आ रही, वो नैतिकवान, विवेकवान हो रहा है, लेकिन शरीर में क्या बदलाव आ रहा है? शरीर में यहाँ से गिरावट आना शुरू हो जाती है। जब तक शरीर बनना था वो बन गया,
अब यहाँ से शरीर में शिथिलता आएगी, आकार बढ़ सकता है लेकिन उतनी मजबूती या जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ता है उसके किशोरावस्था के बाद। परिवर्तन मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। आगे परिभाषाओं में भी बात आएगी कि जन्म से लेकर, यह मतलब यहाँ से जन्म का मतलब है कि गर्भावस्था, ये बात बाल विकास के लिए या विकास के लिए आती है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली जो प्रक्रिया आएगी वो क्या कहलाएगी? विकास कहलाएगी। ये बात अपन कह चुके। आगे की बात करते हैं कि विकास के अंतर्गत और क्या बात आती है कि विद्वानों के अनुसार क्या समझाने का प्रयास किया है। एक विद्वान हुए जिसका नाम है ईराजी गॉर्डन, क्या कहता है विकास के बारे में? ने कहा है कि विकास के बारे में लिखा है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर, ये बात भी जन्म से शुरू कर रहा है लेकिन विकास शुरू होता है गर्भावस्था से, ध्यान रखना, उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। और पूर्ण विकास जो आता है वो विकास की जब बात करते हैं तो ये पूरी मृत्यु तक की बात आते हैं। तो मृत्यु तक चलने वाली अनवरत क्रिया क्या कहलाएगी? विकास कहते हैं। आगे चलते हैं। इसी प्रकार हरलोक्स, ये विद्वान जो हुए हैं ये महिला थे, श्रीमती हरलोक के अनुसार कि इन्होंने जो विकास के होने वाले परिवर्तन भी दर्शाए हैं और भी जो है शिक्षण विधियों में भी इनका योगदान है, आगे इनका देखेंगे अध्ययन। लेकिन अभी विकास के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं हरलोक कि हरलोक ने कहा है कि मानव विकास को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, कि केवल आप जो है 18 वर्ष तक ही जीवन नहीं है, अभी तो इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। आगे जब हम मृत्यु तक भी बढ़ते हैं तो वो सारा क्रम इसी में आता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, व्यक्ति में जो किसके स्वरूप? विकास के परिणाम स्वरूप या विकास के कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती, ये एक परिभाषा हो जाएगी। क्या? विकास के। किसने कही है? श्रीमती हरलोक के अनुसार कही गई है। देखो आगे चलते हैं साथियों कि विकास के बारे में और कौन सी बात आती है? बाल विकास। अब इसका पार्ट है, जैसे मैं तीनों शब्दों को अलग अलग स्पष्ट करके आपको बताया था। बाल विकास और अभिवृद्धि दोनों का समय एक जैसा है, लेकिन उसमें गुणधर्म देखते हैं और इसमें शारीरिक माप देखते हैं। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रिया है। अब विकास और अभिवृद्धि में जो हम अंतर देखना चाहेंगे, और यहाँ से जरूर है शोर गांठ बांध लो, एक प्रश्न पक्का है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या थोड़ा सा परिवर्तन है, चेंजेस है, वो ध्यान में रखना। और जब आप चेंजेस ध्यान में रखो या अंतर ध्यान में रखो तो ये बात ध्यान जरूर देना कि विकास जो है मैं इधर लिखूंगा और विकास का ही एक छोटा सा पार्ट होगा, वो क्या होगी? अभिवृद्धि। इसका मतलब ये है कि ये इसी का पार्ट है, ये बड़ा स्वरूप है और ये उसका छोटा स्वरूप लघु रूप है, इसी का निकला हुआ एक पार्ट है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ दायरे हैं, उस दायरे को इधर रखा गया और इस दायरे को हम जो है राइट में रख रहे हैं। तो वो कौन कौन से दायरे हैं और कौन कौन सी बातें करते हैं दिखाई गई है, वो एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। पहला जैसे अभिवृद्धि, ग्रोथ, और दूसरा है विकास, डेवलपमेंट, जो कि पूरा मनुष्य का जीवन आ जाता है। अब अभिवृद्धि में मैं किताबी लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ, फिर व्यावहारिक लैंग्वेज आपको भी साथ साथ बताता चलूँगा कि आपको इसमें कौन सी बातें ज़्यादा ध्यान देनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पहला वर्ग, वृद्धि या विवृद्धि, दोनों इसी का नाम है। अभिवृद्धि और वृद्धि भी कहते हैं या और विवृद्धि भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसके लिए ग्रोथ शब्द आता है। अब विकास ये जो है पूरा जन्म गर्भावस्था से लेकर मृत्यु वाला पक्ष है। वृद्धि शब्द तादाद या परिणाम, तादाद का मतलब है कि संख्या कितनी, उस तादाद या संख्या संबंधी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार आदि में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहकर पुकारते हैं। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार हम दूसरा जो इसी का जो विकास वाला पक्ष ले, तो क्या ये भाग इसमें नहीं होता? होता है, लेकिन
ये वाले साथ साथ और भी क्या होता है वो देखते हैं। विकास शब्द की वृद्धि की तरह केवल परिमाण और संबंधी परिवर्तनों को व्यक्त न कर ऐसी सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार, प्रगति, गुण या गुणधर्म या उसमें जो शालीनता जैसे व्यवहार आते हैं उस बारे में भी अध्ययन करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि बालक जो है 5वीं कक्षा में आ गया, वो इतना धैर्यशाली हो गया, विनम्र हो गया, आज्ञाकारी हो गया, तो ये शब्द किसके लिए है? विकास के लिए। तो ये विकास में ये गुणधर्म देख रहे हैं और इसमें हम शारीरिक परिवर्तन को देख रहे हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन देखा अपन ने? पहला। आइए दोस्तों अगला परिवर्तन देखते हैं, दूसरा कट। अभिवृद्धि और विकास में दूसरा जो अंतर देखते हैं, वो दूसरा अंतर कौन सा होगा साथियों? वो आता है इसमें मेन रूप से शरीर और उसके आंतरिक शक्तियों को दिखाया गया। देखो शब्दावली में क्या कहा है कि वृद्धि शब्द, कौन सा? वृद्धि शब्द व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करता है। जैसे आपके अवयव बनना, मतलब जो है मुंह में जो है दूध के दांत आना या गिरना या नए दांत आना, ये एक नए अवयव के या उसमें गिरना या नए आने वाले पहलू को दर्शा रहा है। तो इसी के साथ ये वाले जो बातें हैं, लेकिन इसके साथ और क्या होगा कि विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। इसमें वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ये बात क्लियर हो गई। और यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर है कि दूध के दांत गिरना और आना, ये 18 वर्ष तक के पहले बात है, स्थायी दांत आ जाते हैं। लेकिन स्थायी दांत जब बुढ़ापे में गिर जाते हैं, बात सफेद हो जाते हैं, शरीर झुक जाता है, ये शारीरिक परिवर्तन किसका भाग है? विकास का। लेकिन इसके साथ जो उसके विवेक, गुण या उनमें जो वृद्धि हो रही वो भी क्या है? उसका विकास का पार्ट है। तो इसका मतलब ये कि ये तो 18 वर्ष तक चलेगा और ये जीवन भर तक चलेगा। अब यहाँ पर जो परिवर्तन होंगे वो मैं बताऊंगा आगे कि किस प्रकार के होंगे, स्थायी होंगे या अस्थायी होंगे। अगला अंतर तीसरा वो है कि वृद्धि शब्द व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार में पहलू में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करता है। किसी भी पहलू को, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी अंग प्रत्यंग तथा व्यवहार के किसी भी एक पहलू में होने वाले परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को इकट्ठे रूप में व्यक्त करता है। सामान्य चीज जैसे दूसरी वाली बात थी, इसको भी मिलाकर रिपीट की गई है। तीसरी बात, चौथी बात आती है कौन सी? कि वृद्धि जो है क्रिया आजीवन नहीं चलती, इसकी सीमा होती है, निश्चित सीमा। कितने? 18 वर्ष तक। बालक द्वारा परिपक्वता, मैच्योरिटी ग्रहण करने के बाद साथ ही साथ ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती हैं 18 वर्ष के बाद। जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है और वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर समाप्त न होकर आजीवन, मतलब मृत्यु तक या मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो बात आ जाती है ये निश्चित कम समय के लिए चलती है और यह आजीवन सतत रूप से चलती रहती है। अगली जो अंतर है पांचवा, वो क्या है? सैद्धांतिक रूप से क्या बताया गया? वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन बिना कोई विशेष प्रयास के किए दृष्टिगोचर हो सकते हैं। मतलब कि ये जो अभिवृद्धि वाले जो संकेत हैं, शरीर में जो लक्षण प्रकट होते हैं, वो कोई बिना प्रयास किए हुए जो है दिखाई देते हैं। जैसे दांत, जैसे स्थायी दांत आना, अपने समय के अनुसार वो प्रकट होंगे, दिखाई देंगे। इसी के प्रकार जैसे मान लो उम्र होगी 13-14 वर्ष, 14-15 साल का हो गया, बालक के दाढ़ी मूंछ आने के जो लक्षण हैं वो दिखाई देंगे। सामान्य रूप से आपको कोई उसमें प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। इसी प्रकार साथ ही उन्हें भली भांति मापा भी जा सकता है। बिल्कुल आप बता सकते हो कि पहले स्थायी दांत जो हैं 8 थे, अब 12 हो गए। पहले जो से मान लो उसमें दूध के दांत थे, दूध के स्थान के उस स्थायी दांत आ गए। एक पहले की उसकी लंबाई जो है 3 फीट थी, अब आज 5 फीट हो गई। बिल्कुल नाप सकते हैं, ये स्थायी रूप से नापा या तोला जा सकता है। तो किसका भाग है? वो वृद्धि का है। इसी के साथ ये शब्द जुड़ जाता है तो क्या होता है? विकास शब्द कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। ये बात जो है मैं आपको शुरू में ही बता चुका था कि सामान्य रूप से सभी का गुणधर्म अगर दर्शाया जाए तो वो कौन सा होगा? विकास होगा।
इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा जा सकता, नहीं नापा तोला जा सकता प्रत्यक्ष रूप से। अलग विधियां हैं, मान लो कि बुद्धि का मापन संभव है, लेकिन बुद्धि का जो बढ़ना, ये जो पक्ष है वो किसका है? विकास का पक्ष है। क्या बुद्धि को तोल सकते हो कि कह सकते हो बुद्धि 15 किलो हो गई? नहीं कह सकते। तो इसका मतलब बुद्धि में जो है नाप तोलने की जो प्रक्रिया है नहीं, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष विधियां। तो वो किसका पार्ट आएगी? विकास का अंग होगी। क्लियर? अगला जो परिवर्तन बताने जा रहा हूं वो होगा अब जो ये जो श्रीमती हरलोक के अनुसार जो बताया जा रहा है, इससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं कि अभिवृद्धि और विकास में जो परिवर्तन होंगे, एक आध जो है मैं अपने हिसाब से व्यावहारिक रूप से बता देता हूं जो परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे मान के चलो छठा परिवर्तन जो आपको बताता हूं वो क्या होगा कि इसमें जो वृद्धि में जो परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन क्या होंगे? हमेशा सकारात्मक होंगे। परिवर्तन क्या होंगे? सकारात्मक होंगे। जबकि इसमें जो परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन कौन से होंगे? पहले तो सकारात्मक होंगे और उसके साथ आगे चलकर नकारात्मक होंगे, क्योंकि जब वो वृद्धावस्था में जाएगा तो यहाँ पर तो शरीर लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ शरीर कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर दांत आएंगे, सकारात्मक परिवर्तन होगा, यहाँ दांत गिर जाएंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक पर दोनों प्रकार के परिवर्तन विकास में होगा, जबकि यहाँ पर जो है वृद्धि में हमेशा केवल सकारात्मक परिवर्तन ही होगा। सातवां परिवर्तन बताता हूँ क्या कि वृद्धि जो है हमेशा जो है किस ओर ले जाती है? वृद्धि जो है आपको किशोरावस्था की ओर ले जाती है। किसकी ओर ले जाती है? किशोरावस्था की ओर ले जाती है। जबकि जो विकास है वो किस ओर ले जाता है? वो ले जाता है आपको दोस्तों, विकास आपको मृत्यु की ओर या विनाश की ओर ले जाता है। अन्यथा न ले शब्द को। विनाश का मतलब है कि मृत्यु की ओर ले जाता है, क्योंकि आगे किशोरावस्था तक तो ये तो समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था के बाद जो आपका मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो तो ये किसका पार्ट होगा? विकास का पार्ट। अगला मैं आपको और बता देता हूं, आठवां परिवर्तन कि अभिवृद्धि में जो बताए जाते हैं कि जो इसके जो लक्षण होंगे वो विवृद्धि, एक शब्द आता है विवृद्धि। विवृद्धि जो इसका तात्पर्य क्या होता है साथियों? जो पहले की जो वृद्धि है उस वृद्धि में और बढ़ोतरी होना, वो क्या कहलाएगी? विवृद्धि। वापस सुनो, जैसे जन्म हुआ था उस समय उंगली बिल्कुल छोटी सी थी, अब लेकिन उंगली इतनी लंबी हो गई, इसका मतलब पहले वाली में ही इसमें आकार में परिवर्तन हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? विवृद्धि। ये नहीं हुआ कि वो पहले वाली नष्ट हो गई, इसकी जगह दूसरी जो है पूरी लंबी हो गई। इसका मतलब छोटी थी उसमें ही उसमें बढ़ोतरी हुई तो इतनी लंबी हो गई। पहले हाथ छोटे से थे और इतने लंबे हो गए। इसका मतलब ये है कि पहले वाले में ही और बढ़ोतरी होना क्या कहलाएगा? विवृद्धि होगा। जबकि ये विवृद्धि सूचक है और ये कौन सी है? विनाश सूचक। ये जो शब्द आता है वो आता है विनाश सूचक या मूलक, क्योंकि ये विनाश की ओर ले जाता है और ये हमें विवृद्धि सूचक शब्द प्रयोग में लाता है। तो इस तरह के कुछ और परिवर्तन थे जो कि किताब के अलावा जो बात आती है व्यावहारिक दृष्टि से, वो मैंने आपको बताया। अब ये जो परिवर्तन होंगे गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, अब ये चार जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों के बारे में जो है श्रीमती हरलोक ने क्या कहा है, उसका एक नया टॉपिक आता है कि विकास क्रम में होने वाले जो परिवर्तन है कितने प्रकार के होते हैं। अब दूसरा बिंदु इसका जब हमने अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखा, दूसरा बिंदु इसका उप बिंदु लेने जा रहे हैं वो क्या है कि विकास क्रम या विकास में होने वाले परिवर्तन। ये परिवर्तन जो है दोस्तों किसने बताए हैं? ये बताए हैं श्रीमती हरलोक ने। और श्रीमती हरलोक ने जो है कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के बताए हैं। और कब बताए थे? 1956
1956 में। और सामान्य रूप से वो याद रखना है, प्रश्न आए हुए थे पुराने जो पेपर थे, पुराने जो आप देखते हो पुराने जो कंपटीशन थे उनमें ये बात पूछे गए थे कि 4 प्रकार के सामान्य कौन कौन से हैं। ये चारों परिवर्तन को मैं आपको सामने रखता हूं, क्या है। एक तो आता है आकार में परिवर्तन, चेंज इन द साइज, पहले छोटी साइज थी अब बड़ी हो गई तो आकार में परिवर्तन होगा। दूसरा शब्द है अनुपात में परिवर्तन। अब ये जो आप कहोगे कि सर आकार में परिवर्तन हो जाए तो इसमें जो है अनुपात में परिवर्तन कैसे होगा। जैसे अनुपात में बताता हूं कि शरीर की तुलना में आपका हाथ जो है 1/4 था। शरीर की लंबाई ले लें, शरीर की लंबाई के बिना जो हाथ है वो 1/4 था, लेकिन आगे बढ़ते हुए जो शरीर जो आपका हाथ है वो शरीर के तुलना में 1/2 हो गया। वापस समझें कि जब आपका जन्म हुआ था तब शरीर की ये आपकी क्या है, लंबाई है। अब ये जो लंबाई है जब आपका जन्म हुआ था तब उस समय आपका पूरा भाग, जैसे ये 100% है तो आपका ये जो हाथ है वो कितना है, 1/4। ये जो हाथ है वो 25% है, मतलब लंबाई में 25%, 1/4 भाग। लेकिन जब 18 वर्ष में हुआ या आगे जब आयु आई तब वो जो बात आई कि बड़े स्वरूप में दे दें, मैं यहाँ पर चित्र बता रहा हूँ दूसरा, कि इस समय जो जब आदमी बड़ा हुआ तो उसके जो हाथ हैं उसकी लंबाई में कितना हो गए, ये जो है अनुपात यहाँ पर छोटा था, यहाँ पर अनुपात बढ़ गया और लंबाई जो है वो आपका 100% ही है तो उसका कितना हो गया, 1/2। इसी तरह यहाँ पर है कि आपका जब जन्म हुआ था तब रीढ़ की हड्डी से आपका जो है आपका अंगूठा या हथेली वो कितनी दूर थी, मात्र 4 इंच 5 इंच दूर थी। लेकिन अब जो है कितने दूरी हो गई उस अंगूठे की, वो अनुपात में नापा जाता है। तो ये जो दूसरा परिवर्तन होगा वो क्या, अनुपात में होगा। तीसरा, पुराने लक्षण लुप्त होंगे। पुराने लक्षण का मतलब है कि जो जन्म के समय जो लक्षण थे वो अब नहीं दिखाई देते। पहले जो बचपन में जो आपकी चोटें लगी थी वो जो है अब किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में नहीं दिखाई देती। पुराने जो चिन्ह थे, जैसे मान लो दूध के दांत थे वो अब गायब हो गए, दूसरे दांत आ गए, तो पुराने चिन्ह जो है नष्ट हो जाते हैं। तो उनके स्थान पे क्या आएंगे, नए लक्षण प्रकट हो जाएंगे। जन्म हुआ था तब दाढ़ी मूछें नहीं थी, लेकिन समय के अनुसार दाढ़ी मूछ आ गई। इसी प्रकार जो है आप जो महिला है उसमें जो है महिला के गुणधर्म लक्षण नहीं दिखाई देते जन्म के समय, लेकिन 12-15 वर्ष की अवस्था में दिखाई देने वो नए लक्षण प्रकट हो गए। तो ऐसे करके जो हमारे जो लक्षण है, गुणधर्म है, परिवर्तन है, वो कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के। पहला कौन सा है, इसमें हुआ आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, फिर पुराने चिन्हों का लोप और चौथा क्या है, नए चिन्हों का उदय। ये जो है 4 परिवर्तन किसने बताए दोस्तों, श्रीमती हरलोक के अनुसार बताए। अब आते हैं बाल विकास के सिद्धांत। ये पक्ष बहुत कठिन नहीं है, जैसे परिभाषाएं कठिन नहीं लगती ऐसे सिद्धांत भी कठिन नहीं लगने चाहिए। अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। अब जो हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं इससे एक क्वेश्चन पक्का है, 100% आएगा कि इन सिद्धांतों के बारे में जाएंगे। कुछ तो मैं किताबी सिद्धांत लेके आया हूँ और कुछ जो है व्यावहारिक सिद्धांत आपको बताऊंगा जहाँ से प्रश्न बनते हैं, बने हैं, आए हुए हैं और कैसे आए हैं, और व्यावहारिक भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले हम किताबी ज्ञान या सिद्धांतिक रूप से देख लेते हैं कौन से प्रश्न हैं जो बताए गए हैं कि बाल विकास के जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों में पहला सिद्धांत आया है निरंतरता का सिद्धांत। अब इसमें कठिन मत लेना, इतनी जो मैंने बात जो लैंग्वेज लेके आया हूँ इतना इसको आप याद नहीं रखना, समझना है। केवल किताबी लैंग्वेज इसलिए लाया हूँ क्योंकि प्रश्न जो आप किताब में पढ़ोगे इस बात को समझ को ध्यान में रखकर ही पढ़ोगे। देखते हैं दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत क्या शब्द है, निरंतरता। निरंतरता का मतलब किसे बोलते हैं, कंटिन्यूटी। अब एक और सिद्धांत की जब बात आती है कि प्राकृतिक गुणधर्म जो कि कितनी भी परिस्थिति आ जाए बदलता नहीं है तो प्रकृति कहलाती है। और जो प्रकृति को हम अगर सिद्धांत क्या नाम किसी भाषा लिपि में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने बताया था कि चीनी जो है उसकी प्रकृति क्या है, मिठास है, गुणधर्म है उसका जो कभी नहीं जाती। अगर इसको मैं लिपिबद्ध कर दूं, उसकी जो शर्करा है, शुगर है, ग्लूकोज है, उसको मैं एक लिपिबद्ध लिख दूं
तो वो क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। तो प्रकृति को स्थायी रूप से जो है परिलक्षित करने के जो वो बातें हैं वो क्या कहलाएगी, सिद्धांत हो जाता है। ये तो सिद्धांतों की बात होती है। पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, निरंतरता। क्या जो भले विकास है चाहे अभिवृद्धि है। अब हम विकासी शब्द लेके चलेंगे, बाल विकास। अब इसका सिद्धांत ये है कि जब वो गर्भ में आता है बालक, तो उसके बढ़ते हुए क्रम में कभी रुकावट आती है क्या, नहीं। इसका मतलब वो भले धीमी गति हो, चाहे उतार चढ़ाव के साथ हो, लेकिन वो निरंतर जो है मृत्यु की ओर या बढ़ते हुए कदम की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ जाता है। अब इस बात को सिद्धांतिक किताबी रूप में कैसे बताया गया है, देखो ये सिद्धांत बताता है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रारंभ हो जाती है तथा मनुष्य पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। स्किनर महोदय, अब ये बात रखना है कि इसने जो है कि निरंतरता के सिद्धांत में स्किनर ने अपनी बात क्या रखी है। स्किनर महोदय कह रहा है, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि आकस्मिक होकर क्या होते हैं, निरंतर चलता है। जबकि स्टैनली हॉल आएगा, मैं जो है बताऊंगा। स्टैनली हॉल कहता है कि जो किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं वो कौन से होंगे, अचानक होंगे या तीव्र गति से होंगे। तो इस बात का जो विरोध है थॉर्नडाइक भी करता है और स्किनर भी कहता है कि नहीं, वो निरंतर चलते रहते, क्रमिक रूप से चलते रहते हैं। तो ये बात किसने कही है, स्किनर ने। इसका मतलब पहला सिद्धांत है कि जब वो गर्भ में आता है मृत्यु तक बिल्कुल निश्चित गति से या उतार चढ़ाव के साथ वो चलता रहता है, लेकिन ब्रेक कभी नहीं आता है। इस बात को देखें। दूसरी बात आती है, दूसरा सिद्धांत क्या है कि विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। इसका मतलब है कि जब वो गर्भ में आता है तो जन्म नहीं होता है, तब तक एक अवस्था कहती गर्भावस्था। जब जन्म होता है तो 6 वर्ष तक कौन सी कहती, शैशवावस्था। 6 से 12 वर्ष को कौन सी कहती, बाल्यावस्था। और 12 से 18 को क्या कहती, किशोरा। और 18 के बाद को कहती, प्रौढ़ा। इसका मतलब है कि वो एक निश्चित जो है अवस्थाओं में होकर कहाँ जाता है, मृत्यु की ओर या अंत तक जाता है। तो यही तो बात है। तो इसमें ये तो लिखा, अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बालकों का विकास कुछ अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। ये अवस्थाएं विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं, जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। उसके क्रियाकलाप अलग होते हैं, गुणधर्म, कार्य अलग होते हैं, जो उस विकास अवस्था को दूसरे से भिन्न रखती है। तभी तो हम अवस्था का वर्गीकरण करते हैं। शैशवावस्था के गुणधर्म बाल्यावस्था से नहीं मिलते, इसलिए हमने उस काल को हमने शैशवावस्था कह दिया। यही बात इसमें रखी गई। तो दूसरा जो अपना सिद्धांत था वो क्या था कि विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा प्रकटीकरण होता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो क्या है कि विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होती है। विकास जो है किसका परिणाम है, परिपक्वता और अधिगम का। इसका मतलब है परिपक्वता तो शारीरिक है और अधिगम जो है वो क्या है, मानसिक है। इस मानसिक और शारीरिक क्षमता को मिला लें तो क्या बन जाएगा, विकास कर जाएगा। देखो क्या कहा गया, बालक का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम माना जाता है। व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों या क्षमता का विकास ही क्या कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है। और उसके बाद जो है उस समय शारीरिक गुणों के साथ साथ वो किसी प्रकार का सीखना, गुण विशेषता लेते चलता है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाएगी उसके मानसिक विशेषता। चौथा जो सिद्धांत आएगा वो क्या है साथियों, वो बताया गया है कि प्रत्येक विकास की अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। प्रत्येक अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होंगे। गर्भावस्था के अलग लक्षण होंगे, शैशवावस्था के अलग है, बाल्यावस्था के अलग है, किशोरावस्था के अलग है। इन गुण लक्षणों को कैसे बताया गया है, एक किताबी लैंग्वेज में है। केवल आपको तो याद रखना है कि प्रत्येक अवस्था के अपने गुणधर्म अलग होते हैं। क्या है, देखो प्रत्येक आयु विशेष में बालक के व्यवहार में 2 चीजें की झलक मिलती है। क्या मिलती है, प्रथम
उस बालक के आयु स्तर के विकास प्रतिमानों की तथा द्वितीय उसकी व्यक्तित्व। विकास प्रतिमान का मतलब है कि जब वो विकास प्रतिमान कहता जाता है कि 6 महीने हो गए दूध के दांत आ जाएंगे, एक प्रतिमान हो गया। फिर 6 वर्ष हो गए दूध के दांत दूध के दांत गिर के स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जो प्रतिमान है वो कहूँगा शारीरिक। और उसकी व्यक्तित्व है कि लड़का है, लड़की है, दूसरा बालक है। अब है कि प्रत्येक बालक की अलग अलग होगी। एक साथ जन्म लेने वाले जो बालक हैं उसमें और उसमें गुणधर्म परिवर्तन समान रूप से होंगे, लेकिन वो दोनों में परिवर्तन अपने अपने हिसाब से होंगे। ठीक है। बाल्यावस्था में समान यौन के बालकों में एक बालक अधिक रुचि प्रदर्शित करता है, जबकि किशोरावस्था में यही बालक विपरीत यौन के बालकों के साथ बातचीत और खेलना पसंद करता है। एक ही बालक में अवस्था बदलते ही अपने क्रियाकलाप बदल देता है। जो बालक बाल्यावस्था में जो है अपने समलिंगी समूह बना रहा था, किशोरावस्था में जाकर विषमलिंगी समूह बनाने लग गया। इसका मतलब अवस्था के कारण क्या हो गया, उसके स्वाभाविक लक्षण प्रकट हो रहे हैं। वय संधि अवस्था, ये शब्द जो आता है वय संधि काल, ये आता है दोस्तों 14 वर्ष को कहते हैं। वय संधि काल 13-14 वर्ष, मेन रूप से 14 वर्ष के लिए बताया गया कि जब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है, ठीक है ना, वयस्क होने की जो जुड़ाव है वो कहलाएगा वय संधि काल। बाल्यावस्था से किशोरावस्था का जुड़ाव 12 वर्ष के बाद 13 और 14 वर्ष जो है वह संधि काल कहलाएंगे। के विकास के प्रतिमानों की विशेषता कामुकता है। इस समय जो है वो विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है, जो इस विकास अवस्था की एक सामान्य विशेषता है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ निकलना, लड़कियों में जो है अपने शारीरिक विकास के गुणधर्म आना शुरू हो जाते हैं। ये परिवर्तन कौन से होंगे, ये स्वाभाविक लक्षण होंगे जो विकास के कारण स्थायी रूप से आते हैं। अगला जो 5वां जो सिद्धांत है वो कौन सा है, वो ये बताता है कि वृद्धि और विकास की गति दर जो है एक सी नहीं रहती है। बिल्कुल सही है कि वृद्धि और विकास ये दो बातें जो हैं इनकी जो वृद्धि दर है वो अलग अलग होती है। जिससे बात आती है कि शैशवावस्था को ले, कि शैशवावस्था में जो शरीर जो है वो एकदम बढ़ से बढ़ जाता है, इसके जो अंग अवयव हैं वो काफ़ी तेज गति से बढ़ जाते हैं। जब विकास में जो है उनके जो क्या नाम गुण लक्षण, नैतिकता, जो सीखने का पावर, उसमें जो व्यवहार करने का जो पक्ष है वो अलग दर से बढ़ता है। हम ये कहते हैं कि जैसे शैशवावस्था में जो है सामाजिकता और नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन शरीर के बढ़ने और शारीरिक और मानसिक विकास की वृद्धि जो गति है वो तीव्र होती है। तो क्या नैतिकता के विकास की गति भी तीव्र होती है क्या? नहीं होती है। तो यहाँ पर उल्टा है, नैतिकता का विकास जो है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अधिक होता है, लेकिन किशोरावस्था के बाद में जब वो शारीरिक विकास रुक जाता है लेकिन नैतिक और सामाजिक विकास चलता रहता है, तो उसकी गति वहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर प्रारंभ में अलग गति होगी। तो इस गति को दर्शाया गया है। इसको किताबी लैंग्वेज में कैसे बताया गया, यद्यपि विकास निरंतर होता रहता है परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक सी जैसी नहीं रहती। एक शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। जैसे बाल्यावस्था में आते ही थोड़ी गति कम हो जाती है, पुनः किशोरावस्था में इसका प्रारंभ तेज गति से हो जाता है। जैसे अभी आगे का एक सिद्धांत बताऊंगा, वर्तुलाकार का सिद्धांत, आगे पूरा इसमें क्लियर करूंगा कि शैशवावस्था में तो उसकी गति क्या होती है, तीव्र होती है, फिर बाल्यावस्था में क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, फिर वापस क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, और फिर समान रूप से चलती रहेगी। तो ये गति जो है अलग अलग स्पीड में होती है, तो इस बात को दर्शाया गया। 6वां जो है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। जैसे एक तारीख को एक ही समय में ये 2 बालक जन्मे हैं, ये जो दोनों बालक एक ही समय में एक ही रूप में एक लड़के हैं, दोनों समान रूप से मान लो, लेकिन ये जब जिनका जन्म हुआ तो इसके बढ़ने की जो दर और गति वो अलग होगी, और इसके बढ़ने और इसकी गति जो है वो दर और इसकी गति जो होगी वो भिन्न होगी। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर जो सामान्य रूप से जो बाल विकास है वो तो एक जैसा क्रम है, बिल्कुल क्रम एक जैसा होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे 6 महीने हो गए
तो 6 महीना होते ही, जैसे जन्म हुआ है आज के दिन और 6 महीने होते इसके तो दांत आ गए और इसके भी दांत आ जाएंगे, नहीं, इसके 2 दिन लेट हो सकते हैं या 2 दिन पहले आ सकते हैं, लेकिन आएंगे जरूर। ये नहीं कि बिल्कुल एकदम जो है डिस्प्ले एक साथ चल रहा हो, ऐसा काम नहीं होता है। दूध के दांत गिरना या किसी प्रकार की जो बातें हैं वो एक साथ होगी, ये जरूरी नहीं होते हैं। काट। अगला जो सिद्धांत है 7वां, वो ये है साथियों कि इसमें बताए गए हैं विकास क्रम की एक रूपता या समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है मेन जो सिद्धांत कहलाता है वो ये है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें एक छोटी सी बात याद रख लेना, प्रतिमान जब आपने ट्रेनिंग ली थी तब आपने मॉडल का प्रयोग किया। मॉडल शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिमान। अब बताओ कि आप जब मॉडल पढ़ाने के लिए ले गए थे तब आप पृथ्वी का अगर मॉडल लेके गए थे तो क्या था? ग्लोब। इसका मतलब है कि ग्लोब ही पृथ्वी थोड़ी है, उसके समान एक प्रतिकृति है और देखते ही दूर से लग जाता है कि ग्लोब है। इसी प्रकार जैसे ही मनुष्य जो है अपने बच्चे या नई जनरेशन को जन्म देता है तो उसके आकार प्रकार या उसके अंग देखकर या दूर से हम देख सकते हैं ये बच्चा किसका है? मनुष्य का बच्चा। इसी तरह कोई मान लो चिंपांजी, बंदर या हाथी का बच्चा आता है तो दूर से पता लग जाता है कि किसका बच्चा है? भालू का या उस जीव का बच्चा। तो क्या अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा जब होगा तो उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि ये बालक किसका है? मनुष्य का है। और क्या इंडिया में ही उसी समय बालक का जन्म होता है तो क्या उस बालक को भी हम देख के कह सकते हैं ये बालक किसका है? मनुष्य का बच्चा है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये किसी चिंपांजी का, हाथी का बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसके गुणधर्म, का आकार प्रकार, उसकी संरचना लगती है कि ये मनुष्य का ही स्वरूप है। तो इसी प्रकार कहीं पर भी बालक जन्म ले ले, उसके शरीर के आकार प्रकार को देखकर हम कह सकते हैं कि ये समान रूप से मनुष्य के ही लक्षण है या ये मनुष्य का ही मॉडल है। उसे कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। कैसे? सिद्धांत के रूप में क्या कहते हैं? विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। कौन से? कि समान रूप से कि मनुष्य बढ़ेगा तो दाढ़ी मूछें आएगी, तो एक समान रूप से उस आयु में उसकी दाढ़ी मूछ आएगी। दांत की लगभग 6 वर्ष में आना गिरना शुरू हो गए। परिपक्व होना या किसी भी प्रकार के जो लक्षण होंगे वो समान रूप से देखने को मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? समान प्रतिमान का सिद्धांत। आगे चलते हैं दोस्तों कि प्रतिमान के अलावा अगला जो सिद्धांत आता है वो कौन सा है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इस सिद्धांत के लिए मैं कहूँगा इसको आप इम्पोर्टेंट मानिए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्या कि सामान्य से विशेष की ओर चलता है। मैंने आपको इससे पहले जब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया था तब उसमें आपको क्या बनाए थे? शिक्षण सूत्र। जब ये शिक्षण सूत्र बताए थे तब मैंने ए पार्ट और बी पार्ट बताए थे। उसमें जो शिक्षण सूत्र है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। अब बात आ गई कौन सा? ये जो सिद्धांत है ये क्या कह रहा है? शिक्षण सूत्र का उल्टा बाल विकास है। ये कौन सा है? विकास है। तो विकास में सामान्य क्रिया पहले होगी और विशिष्ट या विशेष जो है वो बाद में होगी। विशिष्ट कह दे या विशेष कह दो। जैसे अब सामान्य जो है, सामान्य की बात आती है, सामान्य क्रिया एक लाभ, ये सामान्य विकास पहले होगा और विशिष्ट बाद में होगा। बालक सामान्य रूप से होता हो कि जब जन्म लेता है तो अपने शरीर को और हाथ को हिलाना सीखता है। अच्छा बताओ, जब वो सामान्य ये क्रिया करता है, हिलाता डुलाता है, चलता है, घुटनों के बल चलता है, खड़ा होकर चलता है, तो इस प्रकार की क्रिया क्या है? सामान्य है। लेकिन जब वो हाथ हिला रहा है तो हाथ हिलाते हुए एक क्रिया है सामान्य, और एक उंगली से इशारे करना, वो मेरी माँ है, वो मेरा भाई है, ये क्रिया कौन सी है? विशिष्ट है। बताओ, ये हाथ के द्वारा ही उंगली से इशारे करना विशिष्ट क्रिया है। बताओ, ये जन्म के समय सीख गया क्या? नहीं। इसका मतलब है कि पहले वो हाथ को हिला रहा था और फिर हिलाते हिलाते प्रशिक्षण के द्वारा उसने विशिष्ट रूप से इशारा करना शुरू कर दिया। तो ऐसी क्रिया क्या होगी? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेंगे। और जबकि शिक्षण सूत्र जो है विशिष्ट होते हैं, कोई भी रचना, कोई भी टॉपिक होता है वो क्लिष्ट होता है,
और उसको जब हम पढ़ाते चलते हैं तो क्या हो जाता है, वो सामान्य हो जाता है। तो ये भेद जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बाल विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अगला जो है परिवर्तन एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब ये होता है पूरा शरीर मिलकर एक ही अवस्था को दर्शाता है। जितने भी परिवर्तन होंगे शरीर के होंगे, मन के होंगे या जो आंतरिक होंगे वो बाह्य होंगे, वो एक रूपता के साथ। मान लो कि जैसे जो ग्रंथि या संवेग नयता प्रकट हुआ तो उस संवेग ग्रंथि के कारण कोई दूसरी जो है शरीर की कोई सी क्रियाकलाप विकसित होंगे। अब आपका जो है कि मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो शरीर का भी हो रहा है, शरीर का हो रहा है तो मस्तिष्क का भी हो रहा है। ऐसा पूरा शरीर में एक साथ विकास होता है, उसको कहा गया है एकीकरण का सिद्धांत। अब वो एकीकरण का सिद्धांत को लैंग्वेज में कैसे बताया गया वो देखते हैं। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है, पूरा शरीर मिलकर एक साथ बढ़ता है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, जो है पूरे शरीर में से पूरे शरीर को, फिर छोटे छोटे अंगों। इसके बाद वो उसके भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे मान लो कि अलग है, हाथ हिला रहा है, अब उसके साथ में वो मुट्ठी बीचना, खोलना, इशारे करना, ये सब पूरे हाथ से कर रहा है। तो ये छोटे छोटे काम कर रहा है लेकिन पूरे हाथ से कर रहा है, तो एकीकरण करके हाथ से हो गया। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं और चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। अब वो मान लो कि शरीर से दौड़ता है तो दौड़ता पहले चलना सीखा और फिर बाद में जो है अपने शरीर को संभालते हुए चलना सीखा और बाद में दौड़ता है, दौड़ने की स्पीड भी तेज, गति आगे पीछे ध्यान में है कि यहाँ पर ठोकर लगेगी या छलांग लगाना है, ऐसा पूरा शरीर का बैलेंस बनाकर चलता है। वो सिद्धांत क्या कहलाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। अगला चलते हैं साथियों, अगला वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का मतलब है कि शरीर और जो मन बुद्धि जो है वो आपस में अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित है इसका मतलब है कि एक भाग बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा अगर कमजोर है तो पहला वाला बिगड़ जाएगा। आपस में कोरिलेटेड वाले अंगों के बारे में बताया गया है कि आपका मस्तिष्क का विकास नहीं होगा तो शरीर का होगा क्या, नहीं होगा। या शरीर में आपने कुपोषण का शिकार हो गए तो मस्तिष्क सही विकसित होगा क्या, नहीं होगा। इस बात को जो है जोड़ के बताया गया है कैसे कि परस्पर संबंध का सिद्धांत विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित होती है। बुद्धिमान बनेगा, प्रतिभाशाली बनेगा तो वो विवेकवान भी होगा, श्रद्धावान भी होगा, अनुशासन प्रिय भी होगा। वो सारे विकास एक दूसरे से जुड़े, क्यों होगा, उसका शरीर भी संतुलित होगा। अगर वो कुपोषित है तो इसके साथ में वो सारे दोष आ जाएंगे जो मैंने बताए हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, शरीर और मन का अन्योन्याश्रित संबंध। अगले जो सिद्धांत हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूँ। इनसे तो प्रश्न बने ही बने हैं, लेकिन ये जो अब पार्ट जो बता रहा हूँ इससे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। इन पर और ज़्यादा जोर देना। एक सिद्धांत मैंने पहले बताया था, उसको ज़्यादा अपन ने इम्पोर्टेंट किया था, और आगे के जो सिद्धांत बताने जा रहा हूँ वो एक एक करके इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत, दिशा जैसे आप कह रहे हो कि दिशाएं कितनी होती है, 4। ये कह देता हूँ उत्तर, यह है दक्षिण, ये कौन सी है, पूर्व, और ये क्या है, पश्चिम। ये 4 दिशा है। अब बालक जो जन्म ले रहा है ये बालक है, और ये किससे हो जाएगा, ये हमारा जो है बालक बढ़ते हुए बाल्यावस्था से किशोरावस्था की जा रहा है। तो बताओ ये कौन सी दिशा, दिशा देखिए, ये दिशा का सिद्धांत तो कौन सी दिशा में जाता है। जैसे ये पैर है, पैर से जो मान लो उसकी लंबाई बढ़ेगी, पहले ये छोटा सा बालक था और अब जो है ये छोटा सा बालक अब ये इतना बड़ा हो गया, तो बताओ कौन सी दिशा में बढ़ा। तो सामान्य रूप से हम ये जानते हैं कि ये शरीर से तो बड़ा तो ये उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर है, लेकिन इस विकास को दर्शाने का तरीका अलग है। और वो कौन सी दिशा होगी, क्योंकि ये दिशा का मतलब है कि ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं होगा। ये जो दिशा दर्शाई जाएगी वो शरीर के बढ़ने हुए क्रम के अनुसार होगी। और वो कौन सी होगी, अब ध्यान से देखना। जैसे ये बालक बड़ा है, इस बालक के बारे में अगर कहा जाए तो शरीर का कौन सा भाग पहले और ज़्यादा विकसित हुआ,
तो इसका जो है सबसे पहले जो भाग जो विकसित हुआ वो कौन सा था? मस्तिष्क। पहले जो भाग जो विकसित हुआ वो कौन सा था? मस्तिष्क। और फिर अन्य पूरा शरीर बढ़ा। इसका मतलब है कि मस्तिष्क पहले बढ़ा और शरीर बाद में बढ़ा। तो इसका मतलब है कि ये मस्तिष्क से नीचे की ओर ज़्यादा विकास हुआ। तो अब इसके नाम क्या हो जाएंगे? ऊपर से नीचे की ओर का सिद्धांत। ये एक दिशा का सिद्धांत मैं कहता हूँ। एक ऊपर से नीचे, पहले मस्तिष्क हुआ तो इसके कारण इसका एक दूसरा नाम क्या आ जाता है? मस्तबोधमुखी सिद्धांत। मस्तबोधमुखी सिद्धांत का मतलब है मस्तिष्क पहले हुआ और फिर शरीर के अन्य भाग का हुआ। एक इधर सिर है तो इसका मतलब है इसको दर्शाने के लिए हम क्या कहेंगे? ये सिर से पैर की ओर, मतलब कि पैर बाद में बड़े ज़्यादा विकसित हुए, सिर से पैर की ओर का विकास। तो कई नामों से जाना जाता है। ऊपर से नीचे की ओर का मस्तबोधमुखी, सिर से पैर का सिद्धांत। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि गर्भावस्था में जब बालक गर्भावस्था में होता है या जन्म लेता है तब उसका जो है छोटा छोटा पार्ट जो है वो इसका शरीर बना होता है। इसका मतलब इसमें जो बड़ा पार्ट क्या है? सिर है और फिर शरीर छोटा है। फिर जन्म लेने के बाद जो है क्या शैशवावस्था में बढ़ता भी क्या है? सिर ज़्यादा बढ़ता है और शरीर बाद में बढ़ता जाता है। इसका मतलब पहले जो है मस्तिष्क का होता है फिर शरीर के अन्य भाग का होता है। इस सिद्धांत का नाम क्या है? निश्चित दिशा का सिद्धांत। उसका ऊपर से नीचे, मस्तबोधमुखी, सिर से पैर आदि नामों से जाना गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला जो विकास बताने जा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? निकट दूर का सिद्धांत। अब है कि कई किताबों में इस सिद्धांत को और इस सिद्धांत को एक जैसा बताया गया लेकिन अलग अलग है सब। कैसे? निकट दूर। अब निकट से दूर किसकी बात है? निकट कौन है, दूर कौन हो रहा है? शरीर के बढ़ने से शरीर के अंग अवयव जो है वो बढ़ते जाते हैं, शरीर से दूर होते जाता है। जैसे ये बालक हैं और ये किशोरावस्था का बालक है। ठीक। अब इसमें जो है दोनों में अंतर बताता हूं मैं आपको कि निकट दूर का सिद्धांत। अब इसमें निकटता का आधार माना गया है रीढ़ की हड्डी को। ये कौन सी है? रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी को आधार मान के करें तो इसमें जो है अभी रीढ़ की हड्डी से इसके हाथ जो हैं वो कितनी दूर हैं? इसका मतलब ये अंगूठा या ये जो मान ले कि हाथ जो है ये 6 इंच दूर है ये रीढ़ की हड्डी से। लेकिन इस यहाँ पर चढ़े तो ये जो हाथ है ये अंगूठा है। अब बताओ कि ये रीढ़ की हड्डी तो वहीं की वहीं है, रीढ़ की हड्डी वहीं है, तो यहाँ पर जो है इसकी दूरी कितनी हो गई? ये हो गई आपको 10 इंच हो गई। तो बताओ रीढ़ की हड्डी से ये दूरी बड़ी है कि नहीं बड़ी? इधर भी दूरी बढ़ेगी, ये भी 10 इंच हो गई। तो बताओ ये निकट से पहले निकट थी 6 इंच निकट थी और आगे चढ़ के 4 इंच और दूर हो गई। इसका मतलब है कि आधार किसको माना गया? रीढ़ की हड्डी को। और इसका मतलब है कि इसको आधार मानकर पूरा शरीर जो है चारों तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि रीढ़ की हड्डी से दूर होने वाले अंगयव जो है वो निकट दूर हो, एक नाम। इसका दूसरा उपनाम क्या है? अंदर से बाहर की ओर का सिद्धांत। इसका मतलब अंदर से शरीर बाहर की ओर बढ़ रहा है, टांगे भी लंबी हो रही, शरीर भी छाती फूल रही, पसलियां भी हो रही, शरीर भी आगे, चारों तरफ इसका विकास हो रहा है। तो अंदर से बाहर की हो गया। एक और इसका नाम है केंद्र से परिधि की ओर का विकास। ये केंद्र है हमारा और इससे परिधि की ओर चारों तरफ इसका विकास होता जा रहा है। ये परिधि हमारी मान के चलो, इस परिधि की ओर का विकास भी कह सकते हैं। और इसमें केंद्र बिंदु किसको माना गया? रीढ़ की हड्डी को माना गया। शरीर इतना भी उधर इतना ही लंबा बढ़ेगा जितना ऊपर बढ़ेगा। तो इस आधार पर इसको केंद्र से परिधि, अंदर से बाहर और निकट दूर का सिद्धांत कहा गया, जबकि ये दूसरा सिद्धांत अलग है। अगला इंपोर्टेंट जो मैं आपको सिद्धांत बताने जा रहा हूँ वो क्या है? वर्तुलाकार का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है अवस्थाओं को समझने के लिए। क्या? वर्तुल कहते हैं स्प्रिंग के समान सिद्धांत को। ये लो, अब इसको जो है आप अवस्थाएं बताना चाह रहे हैं। वर्तुलाकार के अनुसार व्यक्ति की जो अवस्थाएं बढ़ती हैं, मान लो कि ये अवस्था आपकी कौन सी है? शैशवावस्था। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास की गति क्या होती है?
तीव्र होती है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है अवस्था यहाँ पर लिखता हूँ वो कौन सी है, बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था में जो है शारीरिक विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। फिर जो है कौन सी अवस्था आती है, किशोरावस्था आती है। तो किशोरावस्था में जो है वापस ये शारीरिक और मानसिक विकास की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। और उसके बाद जो है ये कौन सी अवस्था है, ये है प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था में जो है साथियों वापस क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो ये पुनः जैसे आती है, लेकिन वैसे के वैसे गुणधर्म नहीं होंगे, इसलिए वो वापस रिपीट, एक सर्कल होता है तो यह वापस आकर रिपीट हो जाता है और वापस जीरो से शुरू होता है। इसे सर्कल ना बनाकर वर्तुल बनाता है, जिससे ये होता है कि गुणधर्म लक्षण जो है समान रूप से नहीं होंगे, वैसे वैसे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीव्र धीमा जो है होता रहता है। तो इस तरह के जो विकास को हम क्या बोलते हैं, वर्तुलाकार का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत पहले अपन पढ़ चुके हैं। सामान्य क्रियाएं पहले होती है और विशिष्ट क्रियाएं बाद में होती है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। इन सिद्धांत को याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत क्या होता है, विकास। अब एक हिंदी में शब्द लिख रहा हूं मैं, विकास। इसका एक समीकरण बना रहा हूं, गुणनफल है तो विकास बराबर क्या होगा, वंशानुक्रम गुणित और वातावरण। अगर वंशानुक्रम और वातावरण को गुणा किया जाए तो क्या बनेगा, विकास होगा। अब बताओ कि इनमें जो संबंध होगा वो क्या होगा, गुणात्मक होगा, न कि धनात्मक। धन इसको बोलते हैं, धनात्मक कह दो या सकारात्मक कह दो, ये जो परिवर्तन है वो नहीं होंगे। परिवर्तन कौन से होंगे, गुणात्मक। संबंध कौन सा हुआ, गुणात्मक होगा। ये जितना बढ़ेगा उससे कई गुना वातावरण को, वातावरण का प्रभाव होगा तो वंशानुक्रम पर भी प्रभाव पड़ेगा। दोनों मिलाकर के इसको बताएंगे, विकास को दर्शाएंगे। तो इसका मतलब है कि वंशानुक्रम वातावरण के परिणाम स्वरूप या गुणनफल के आधार पर जो हमारा सिद्धांत दिया गया वो कौन सा था वो था बाल विकास का। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ आज की क्लास थोड़ी लंबी हुई है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। इस क्लास को आप 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखना। हर एक बात को मैंने बारीकी से बताने का प्रयास किया गया। किसी भी प्रकार के प्रश्न आप इसमें से खोजना, आपके क्लियर हो जाएंगे। और अब जो आपकी परीक्षा होगी रीट की, उस परीक्षा में 2 क्वेश्चन आने पूर्णतः संभावित है और आपके क्लियर हो जाएंगे। आज की बात अपन यही विश्राम करते हैं। अगला टॉपिक जो अपन इसी का विकास का जो पढ़ने जा रहे हैं वो आएगी बाल विकास की अवस्थाएं। अब हम अवस्थाओं में घुसेंगे, उनके गुण धर्म, उनकी जो है विशेषताएं, क्रम आदि का अध्ययन करेंगे। तब तक घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।